हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था प्लेट टेक्टोनिक का, यानी कि प्लेट विवर्तनी की। इसको हमने अच्छे से पढ़ा, समझा और देखा कि किस प्रकार से हमारे महाद्वीप और महासागर प्लेटों पर निर्मित हैं, जिसे हमने अलग अलग नाम दिया, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और या फिर महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट। उसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से हमारे कुछ महाद्वीप जो हैं वो संपूर्ण रूप से महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित हैं और कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जो महासागर के साथ में सम्मिलित होते हैं और पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो पूर्णतः एक महासागरीय प्लेट कहलाती है। इस पर हमारी चर्चा हुई थी। लास्ट फिर हमने पढ़ा था कि मुख्य रूप से प्लेटों का जो विस्तारण होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्लेटों के रूप में होता है। एक होता है अपसारी पार्श्व, दूसरा होता है अभिसारी पार्श्व और तीसरा होता है पार्श्ववर्ती या पारवर्ती पार्श्व। 3 प्रकार की जो ये हमने प्लेट मार्जिन्स हमने पढ़े थे, सीमांत हमने पढ़े थे, ये किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी करते हैं और जब ये एक्टिविटी होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसका परिणाम क्या आता है। फिर हमने दोस्तों ये भी पढ़ा था कि जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में मूवमेंट क्यों होता है, जो हमने वैगनर की थ्योरी में भी पढ़ा था, जहाँ वैगनर ने बताए थे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए और मोस्टली जो महाद्वीप हैं, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, अंटार्कटिका रीजन हो, ये धीरे धीरे पहले भूमध्य रेखा की ओर और फिर बाद में और गतिशील रहे। इस पर हमारी चर्चा हुई। तो वहाँ मत जो उन्होंने वैगनर ने दिए थे उससे कुछ ज्योग्राफर्स या क्लाइमेटोलॉजिस्ट उनसे प्रभावित नहीं थे, तो उन्होंने उनकी आलोचना की। आलोचना के परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। तो फिर हमने प्लेट विवर्तनी की थ्योरी पढ़ी और उसमें हमने काफ़ी हद तक ये समझा कि पहली बात तो ये कि महाद्वीप और महासागर प्लेट्स पर निर्मित हैं, ठीक है। यानी प्लेट पर जब किसी ना किसी प्रकार की कोई टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, जिसमें भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकती है, ठीक है, अन्य प्रकार के कोई कारक, कोई बल जो आंतरिक जनित होते हैं, उस तरह के बल कार्य कर सकते हैं और जिसके बाद इनमें मूवमेंट होना प्रारंभ होता है। इस पर हमारी चर्चा हुई। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्लेट मूवमेंट होती है या जो बल इन प्लेटों पर लगता है या इनके विस्थापन के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनमें से नंबर 1 एक हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी इन प्लेटों को मूवमेंट करा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रेडियो एक्टिव मैटर, यानी कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे वो ऊष्मा गर्म रूप धारण कर लेती है, वाष्प का रूप धारण कर लेती है और वे किस प्रकार से संवहनिक धाराओं के माध्यम से आंतरिक भागों से जनरेट होकर फिर हमारी भूपर्पट्टी पर धक्का देती है और वो किस प्रकार से वहाँ पर एक्टिव जो हमारे महाद्वीप हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमारा डिस्कशन कल वाली क्लास में हमने किया था। अब नेक्स्ट क्लास और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि समस्थिति, टॉपिक है समस्थिति या हम इसको संतुलन भी कह सकते हैं। तो हमारे इस धरातल पर हम पढ़कर आ चुके हैं, हमारे इस धरातल पर अनेक प्रकार के महाद्वीप, जिसमें एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, राइट, और महासागरीय स्थितियां हैं। और महाद्वीप पर आप पढ़ते हैं, जब हमारी शुरुआत हुई थी, जब हम आपको वैगनर की थ्योरी से रूबरू करवा रहे थे, उस समय हमारी चर्चा हुई थी कि जो फर्स्ट रिलीफ ऑर्डर होते हैं, यानी जो प्राथमिक उच्चावच होते हैं, उनमें महाद्वीप और महासागरों को शामिल किया जाता है। तो महाद्वीपों का निर्माण कैसे, महासागरों का निर्माण कैसे, ये तो हम पूर्व की क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं। जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है वहाँ हम इसको पढ़कर आते हैं। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं कि फिर महाद्वीप और महासागर विस्थापित कैसे हो रहे हैं, इनके होने का कारण क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। और फिर इसको पढ़ने के बाद फिर अंततः हम ये पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि फिर इन महाद्वीप और महासागरों पर जो पर्वतों का निर्माण,
पठारों का निर्माण, मैदानों का निर्माण, खाइयों का निर्माण, सागरों का निर्माण, ये किस प्रकार से हुआ है, और यदि इनका निर्माण हो गया है तो फिर ये किस प्रकार से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, ये मैदान, घाटियाँ स्थिर है। इसको हम कहते हैं समस्थिति, यानी भू संतुलन। इसको एक हम कह सकते हैं भू संतुलन, यानी कि भूमि पर, धरातल पर, भूपरिपटि पर, क्रस्ट पर इनका संतुलन किस प्रकार से रहता है, उसकी हम चर्चा इस टॉपिक में करते हैं, जिसका नाम है समस्थिति, आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी में हम ये देखते हैं कि ये जो ऊंचे उठे हुए पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये संतुलन कैसे स्थापित कर लेते हैं। इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। तो क्या ये वास्तविकता में इतना ऊंचा जो पर्वत है, चोटी है, क्या ये वास्तविकता में कैसे संतुलित स्थापित करती है, कैसे इनका संतुलन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो टॉपिक का नाम है वो हमारा समस्थिति है, आइसोस्टेसी। इसको हम भू संतुलन भी कह देते हैं, यानी कि भूमि पर संतुलन किस प्रकार से बनता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भाग धरातल से ऊपर की तरफ उठता है, चाहे वह महासागरीय भाग हो, ठीक है, या फिर महाद्वीपीय भाग हो, या इन महाद्वीपों पर पर्वत हो, पठार हो, मैदानों का निर्माण हुआ है, नदियों का निर्माण, तो कहीं ना कहीं संतुलन की जो स्थिति है वो चलती रहती है। ठीक है, जैसे एक किसी पर्वत का निर्माण होता है तो किसी दूसरे पर्वत का धीरे धीरे वहाँ पर वो समाप्त होने की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो ये समय के साथ साथ, या यूँ कहें प्रकृति या पृथ्वी, ये धरातल जो है वो समय के अनुसार अपना अपना कार्य करता रहता है। यदि किसी का उद्भव होता है तो किसी का विनाश भी होता है। सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, महाद्वीप हो, महासागर हो, यदि कहीं निर्मित होते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसी समुद्र का, किसी महासागर का, किसी सागर का, पर्वत, पठार, मैदानों का, वह पहले से यदि निर्मित है तो हो सकता है उनमें से किसी न किसी पर्वत, पठार, मैदान का धीरे धीरे विनाश भी हो रहा हो, समाप्ति की ओर भी वह रहे हो। तो संतुलन स्वतः पृथ्वी अपना संतुलन बना लेती है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति अपना संतुलन स्थापित करते हैं, यह संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में जब वो आगे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपना संतुलन अपने अकॉर्डिंग कर लेती है। तो इस प्रकार से हम एक ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि सिद्धांत में या इस थ्योरी में या इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है। संतुलन स्थापित होने के कौन कौन से अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। समस्थिति का सबसे पहला कॉन्सेप्ट 1889 में डटन महोदय ने दिया था, और डटन महोदय के पश्चात ये कह सकते हैं कि उसके पश्चात एक लंबी सीरीज चलती गई, जिसमें एरी है, प्राट है, हैफोर्ड है, जेफरी है, होम्स है। इन अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। कुछ लोग प्राट से सहमत थे, कुछ लोग एरी से सहमत थे, कुछ लोग दोनों से सहमत थे। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मत आते चले गए। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एरी और प्राट का मत सबसे ज़्यादा आता है, और डटन को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि डटन ने सबसे पहले ही बात कही। तो डटन की शुरुआत 1889 से शुरुआत हो जाती है, जहां डटन ने बात कही कि जो भी कोई ऊंचा पर्वत होता होगा तो उसका जो घनत्व होता होगा, या उसका निचला भाग जो होगा वहाँ घनत्व कुछ अलग होता होगा, या कोई भाग कम ऊंचे होंगे तो उसके नीचे वाले भाग में घनत्व कुछ और अलग होता होगा। इसी प्रकार से ये संतुलन स्थापित कर पाते होंगे। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम यही बात पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा, यानी एरी, प्राट, डटन, ये अन्य जितने भी जेफरीज हैं, आपके प्राट हुआ, होम्स हुआ, ये क्या बात कहते हैं, ये इनके क्या मत प्रस्तुत होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो एरी और प्राट का मत रहता है। तो उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आइसोस्टेसी जो ये वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। ग्रीक, आपको ध्यान होगा हमने एक वर्ड की बात की थी, यूनान, प्लेट टेक्टोनिक की जब हम बात कर रहे थे, टेक्टोनिक वर्ड की बात हुई थी, जो टेक्टोनिक की टेक्टोनोकोस के नाम से बना है। ये भी यूनानी शब्द है। यूनान कह दीजिए, ग्रीक कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो मोस्टली शब्द जो निकले हैं वो वहीं से हैं, यूनान और ग्रीक आपको ही मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर थोड़ा लैटिन भाषा का शब्द प्रयोग में लाने जाने लगा, समय के साथ साथ चेंजेस आते गए, लेकिन मोस्टली आपको यूनानी
शब्द या ग्रीक शब्द आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, यदि कोई स्पेसिफिक कोई नाम आता है तो मोस्टली यूनानी या ग्रीक से संबंधित ही होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, और इसमें हम देखेंगे कि क्या बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट बताई गई है। हम पहले परिभाषा से बात कर लेते हैं, परिभाषा क्या होगी, या पहले शब्द की बात करते हैं कि जो शब्द है वो कैसे लिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं समस्थिति का तात्पर्य क्या है। समस्थिति का तात्पर्य या अर्थ, ठीक है। समस्थिति का तात्पर्य या अर्थ, ये हम देख लेते हैं। समस्थिति का तात्पर्य या अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए, भूतल पर ऊंचे उठे भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, समुद्र, ठीक है। भूतल पर ऊंचे उठे भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, समुद्र सभी असमतल आकृतियां भूतल पर ऊंचे उठे भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, समुद्र सभी असमतल आकृतियां एक रूप में संतुलन स्थापित करती है, उसे समस्थिति कहते हैं। क्लियर। भूतल पर ऊंचे उठे भूभाग होते हैं, जैसे उनमें पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, ठीक है। और ये सभी जो है सभी असमतल आकृतियाँ होती हैं, तब भी ये क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। और ये जब संतुलन स्थापित करते हैं, इसका मतलब संतुलन स्थापित करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम समस्थिति कहते हैं, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल सी इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता होगा, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये सभी जो पर्वत, पठार, मैदान है, पर्वत, पठार, मैदानों, अन्य सभी असमतल आकृतियां पर्वत, पठार, मैदान, अन्य सभी समतल आकृतियां जो कि धरातली भूभाग
पर संतुलन स्थापित करती है। संतुलन स्थापित करती है। इसका प्रमुख कारण ये बनता है, इसका प्रमुख कारण ये बनता है कि इसका प्रमुख कारण ये बनता है कि इनके निचला भाग, इनका निचला भाग, इनका निचला भाग, इनका निचला भाग अधिक भारयुक्त होगा, भारयुक्त होगा, तभी ये संतुलन स्थापित कर पाते हैं, तभी ये संतुलन स्थापित कर पाते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, कारण की हम बात करें कि क्यों ये ऐसा हो पाता है, तो इसका कारण क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, अन्य सभी जो समतल आकृतियाँ होती हैं, ये धरातली भूभाग पर संतुलन स्थापित करती है, ये हमें पता है। लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या होता होगा? ये बनता होगा कि इनका जो निचला भाग है वो अधिक भारयुक्त होता होगा, तभी इनमें संतुलन स्थापित होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि आपने इस प्रकार का एक झूला देखा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये इस तरह से ऐड होता है, जुड़ावा होता है, ये बताता है कि यदि कोई भाग नीचे है, मान लीजिए ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ऊपर नीचे होने के कारण क्या होगा? संतुलन स्थापित नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों स्टेबल है, दोनों एक जगह इस तरह से हो जाएंगे, तो ये संतुलन स्थापित हो जाएगा। जैसे आप सामान्य रूप में तराजू जो होती है, ठीक है, सब्जी वाले के पास जो तराजू होती है, उसमें भी आप सामान्य रूप से देखते हैं कि उसमें एक ऊपर की तरफ पिन लगी हुई होती है। यदि वो सीध में है तो दोनों जो तराजू के पलड़े हैं वो दोनों बराबर है। यदि उन दोनों में से कोई भाग ऊपर है, कोई भाग नीचे है, तो ऐसी स्थिति में वो संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, या विभिन्न प्रकार की घाटियाँ हैं, समुद्री भाग है, सागरी भाग है, महासागरीय मैदान है, इनका कोई ना कोई ऐसा भाग जो होगा जो आंतरिक भाग में संतुलन स्थापित करके रखता होगा, संतुलन स्थापित करके रखता होगा। इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि इनमें संतुलन है या इनमें समस्थिति की कंडीशंस पाई जाती हैं। तो समस्थिति की कंडीशंस क्यों पाई जाती हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि वहाँ जो भाग है वो कहीं ना कहीं बराबर होता होगा। क्लियर हो गया होगा आपको जो मैंने बताया है कि वो किस प्रकार से अपना संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं शब्द की, कि जो समस्थिति जो शब्द है जिसको हम इंग्लिश में आइसोस्टेसी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में हम बात करें तो आइसोस्टेसी, इंग्लिश में हम लिख रहे हैं आइसोस्टेसी। क्लियर हो गया? इंग्लिश में वर्ड लिखा हमने आइसोस्टेसी, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं समस्थिति। समस्थिति। अब ये जो आइसोस्टेसी वर्ड निकला है ये कहाँ से आया है? तो ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द कह दीजिए या यूनानी भाषा का शब्द कह दीजिए, एक ही बात है। ग्रीक भाषा का शब्द या यूनानी भाषा का शब्द जो है आइसोस्टेटियस, आइसोस्टेटिसियस, आइसोस्टेसियस, आइसोस्टेसियस, आइसोस्टेसियस। तो आइसोस्टेसियस भाषा का जो शब्द है यानी यूनानी भाषा का शब्द है,
जिसको अंग्रेजी में हमने ट्रांसफ़र किया है और उसको अंग्रेजी में हमने कहा है आइसोस्टेसी यानी समस्थिति। क्लियर? तो ये कहाँ से लिया गया वर्ड है आइसोस्टेसी? तो आपको ध्यान रखना है आइसोस्टेसी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य समस्थिति होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? समस्थिति। इसका तात्पर्य क्या है? समस्थिति या भू संतुलन या भू संतुलन। ठीक है, यानी भूमि पर जो भी वस्तु है, जो भी आकृति है, ठीक है, भू आकृतियाँ हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित होता है। तो कैसे संतुलन स्थापित होता है वो इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि आइसोस्टेसियस जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? समस्थिति या भू संतुलन। जैसे इसका एक लॉजिकल उदाहरण, जैसे मैंने आपको बताया तराजू का मैंने उदाहरण दिया, या ये एक खेलने का एक माध्यम है, इसका मैंने आपको उदाहरण बताया कि किस प्रकार से संतुलन स्थापित कर सकता है। या आप एक जनरल फॉर्म में ये भी समझते हैं कि जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पूर्व आप सुनते होंगे कि गहराई के अंदर हम नींव खोदते हैं, है ना। जहाँ भी हम मकान बना रहे हैं, जो भी हम बाउंड्री कवर कर रहे हैं, तो हम उसकी नींव खोदते हैं और उस नींव के ऊपर ही हमारा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होता है, चाहे वो आपका 1 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, 10 मंजिला हो, 50 मंजिला हो। तो जितना हम ऊंचा मंजिला स्थापित करते हैं उतनी गहराई में हमें वो चीज़ बनानी पड़ती है। जैसे जनरली आप ऐसे इसको भी समझ सकते हैं कि आपके शहर में ब्रिज का निर्माण होता है, ओवर ब्रिज का निर्माण होता है, ठीक है। तो वहाँ बड़े बड़े पिलर्स बनते हैं। जो आपका ब्रिज होता है, हाईवे ब्रिज जो बनता है, वहाँ जब निर्माण होता है तो उसके निर्माण के परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि उस पर कितना ट्रैफिक लोड हो सकता है, कितना ट्रैफिक उस पे से गुजरता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका जो बेस है वो तैयार करना होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि कोई भी यदि हम बड़ी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं या जिस पे वेट अधिक लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नींव जो होती है, उसका जो इंटरनली जो बेस हमें बनाना होता है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप यूँ समझ लीजिए, आप कॉलेज के छात्र हैं या आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या आप RS की तैयारी करें या अन्य बड़ी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, तो हम ये कहते हैं इसका बेसिक फंडामेंटल जो होता है, यानी 6 to 11 की जो बेसिक आपकी बुक्स होती हैं, वो बेसिक जो होती है यदि वो मजबूत है, मतलब आपका बेस क्लियर है, यानी उन्हीं बुक में बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई होती है। लेकिन जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप IAS फाइट करना चाहते हैं, PCS फाइट करना चाहते हैं, है ना, रेलवे हो, पटवारी वगैरह, जितनी वैकेंसीज वगैरह आती है जिसमें आपका गवर्नमेंट सरकारी चयन होता है, उसको पास करने के लिए आपको बेसिक्स पर ध्यान देना होता है। तो हम वो बेसिक्स नहीं पढ़ पाते, या हमसे ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, या हम उसको समझ नहीं पाते उस समय कि ये क्या चीज़ है। लेकिन वास्तविकता है 6 से 12 का जो अध्ययन आप यदि बेसिक्स के माध्यम से कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आगे फिर आपको वो क्लियर हो जाती है और फिर आगे चल के जो बड़ी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम समस्थिति की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं, एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है डटन। और वो डट गए, क्या कर गए? डट गए। हम कहते हैं ना मारवाड़ी भाषा में डट जा मतलब बैठ जा। तो वो ऐसा डटा कि फिर वो बाद में उठा ही नहीं। डटने का मतलब क्या हो गया कि एक जगह बैठ जाना, एक जगह बैठ जाना, कहते हैं ना डट जा, इधर डट जा, है ना, तो बैठ जाना। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, क्या लिखते हैं हम, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है ये। और अमेरिकन भूगोलवेत्ता होने के नाते
इन्होंने क्या कार्य किया? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता C.E. डटन ने 1889 की बात है, जहाँ इन्होंने समस्थिति की बात कही, कि समस्थिति किस प्रकार से होती होगी। तो उन्होंने कहा कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व, जो ऊंचे उठे भाग होते हैं, ऊंचे उठे भाग होते हैं ना दोस्तों, तो इन्होंने कहा ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होता होगा। ऊंचे उठे भाग होते हैं तो ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होता होगा, जबकि कम ऊंचे उठे भागों का घनत्व, कम ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम ऊंचे उठे भागों का जो घनत्व अधिक होता होगा। तभी देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो ऊंचे उठे भाग होते हैं, है ना, जो ऊंचे उठे भाग होते हैं उनमें इनका घनत्व कम होता होगा, और जो कम ऊंचे उठे भाग होते हैं उनका घनत्व अधिक होता होगा। और यही कारण है कि इन सब का भार एक रेखा के सारे बराबर हो जाता होगा। ठीक है, ऊंचे उठे भागों का घनत्व अधिक होता होगा, तभी इन सभी का भार या संतुलन किसी एक तल के सहारे संतुलित हो जाता होगा, जिसे समदबाव तल कहा जाता है, तो ये बात कौन कहता है? ये बात डटन कहते हैं। ठीक है, जो आधार तल होता है, जो बेस लेवल होता है ना, इसको हम बेस लेवल भी कह सकते हैं, आधार तल भी कह सकते हैं। जो आधार तल होता है, जो बेस लेवल होता है, उसको हम समदबाव तल कहते हैं, या इसको हम समतोल भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम समतोल तल भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नाम वैसे पूछा नहीं जाता, आपको डायरेक्ट बस इसको ऐसे ही बताना होता है कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व जो होता है वो कम होता होगा। जो ऊंचे उठे भाग है वो कैसे हैं? वो कम होता होगा, और कम होने के कारण क्या होता है, छोटे ऊंचे उठे भाग जो होते हैं, जो कम ऊंचे उठे भाग होते हैं, उनका घनत्व अधिक होता होगा। तभी इन सभी का भार जो संतुलन होता है वो कैसा होता है? किसी एक तल के सहारे ये क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। और उस तल को, जो तल हम बात कर रहे हैं, यानी उसको हम बेस लेवल कह रहे हैं, तो जो तल है ना दोस्तों, वो तल क्या है? समदबाव तल। कौन सा तल है वो? समदबाव तल। और इस समदबाव तल के सारे ऊंचे उठे भाग प्लस जिनका घनत्व, या जो कम ऊंचे उठे भाग है, तो उनका घनत्व संतुलित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे पर्वत, पठार, मैदान,
मैदान, ठीक है, मैदानी नहीं, मैदान लिखें। मैदान लिख सकते हैं। घाटियाँ, अब जैसे देखिए पर्वत ऊंचे उठे भूभाग है, ये उससे कम ऊंचा है, ये प्राय समतल या कह सकते हैं समतल, मतलब फ्लैट है तो ऊंचा ही नहीं है, ठीक है। और ये जो घाटियाँ हैं ये गहरी है, गहरी घाटियाँ हैं। तो ऊंचे भाग है तो इसका मतलब यहाँ घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व देखिए क्या, ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा, जो कम ऊंचा होगा इसका कम घनत्व होगा, इसका इसके कंपैरिजन में घनत्व के थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तो घनत्व जो होगा वो कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा अधिक, पर्वत से थोड़ा अधिक, ऐसे लिख सकते हैं, पर्वत से थोड़ा अधिक, पर्वत से थोड़ा अधिक, ठीक है। फिर यहाँ लिख सकते हैं पठार से अधिक, पठार वे पर्वत से अधिक, और घाटियों की बात करें तो तीनों से अधिक, तीनों से अधिक। तो फिर ये क्या करते हैं, ये संतुलन स्थापित कर लेते हैं, ये तीनों क्या कर लेते हैं, संतुलन स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि वही बात है कि यहाँ वो बात वही आती है, तराजू के दो पलड़ों की बात आ रही है कि ये ऊंचा उठा भाग है लेकिन घनत्व कम है। सिंपल सी बात कि दो भाग आ गए, एक पर्वत हो गया, अब पर्वत कैसे ऊंचे, पर्वत कैसे हो गए, अधिक ऊंचे हो गए, ऊंचा मतलब ये ऊपर गया तो घनत्व कम करना पड़ेगा, तो ये नीचे आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। घनत्व भी अधिक कर दें तो फिर दोनों चीज़ें जो हो जाएगी वो हाइट पे चली जाएगी। कम ऊंचे की बात करें तो यहाँ पर्वत से थोड़ा जो घनत्व है थोड़ा अधिक हो जाएगा, कम ऊंचा हो गया इसलिए बराबर है। समतल भूभाग है तो समतल भूभाग तो धरातल से निकट रहेगा, धरातल के नज़दीक रहेगा, तो पर्वत और पठार से इसका जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। तो लिखा हुआ है कम ऊंचे उठे भागों का घनत्व कैसा होगा, अधिक होगा। क्लियर। फिर घाटियों की बात करें तो घाटी गहरी है और गहरी होने के कारण इसका घनत्व तीनों से क्या होगा, अधिक होगा। और इसीलिए ये चारों आकृतियां हैं या अन्य कोई आकृतियां हैं वो सब संतुलन स्थापित करती है, यानी उनकी सम स्थिति जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है ये हमने देखा। तो ये आपको डेफिनेशन सी डटन के द्वारा जो कहा गया है, तो सी डटन ने ये बात कही है, आपको ध्यान रखनी है कि सी डटन ने बात क्या कही कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होता होगा जबकि कम ऊंचे उठे भागों का घनत्व अधिक होता है। इसीलिए या होता होगा तभी इन सभी का भार यानी संतुलन जो होता है किसी एक तल के सारे संतुलित हो जाता होगा, जिसे इन्होंने सम दबाव तल जिसे इन्होंने सम दबाव तल या आधार तल या समतोत्तल भी कहा है। अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये पर्वत है, इसको हमने पर्वत कहा, ठीक है। फिर मान लेते हैं ये पठारी भाग है, इसको हमने पठार कहा। फिर मान लेते हैं ये समतल भूभाग है, समतल भूभाग है, और फिर ये भाग जो है ये गहराई में हो गया तो ये घाटी हो गई। अब देखिए ये पर्वत ऊंचा है तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम। अब ये पठार है, अब इसका जो ऊंचाई है वो 50% है पर्वत के कंपेरिजन में, तो यहाँ भार अधिक हो जाएगा। समतल तो बिल्कुल ही समतल हो गया तो यहाँ भार घनत्व अधिक हो जाएगा, और घाटी गहराई में है तो या फिर घनत्व इसका अधिक रहेगा। इसलिए ये नॉर्मली क्या है, ये किस प्रकार से समतोत्तल वाले भाग पर अपने आप को ये क्या करते हैं, संतुलित कर पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सम दबाव तल। तो इस भाग को है ना, इस भाग को ये जो है आधार तल, ये जो रेखा है ना, ये रेखा आगे तक जा रही है, इसको बोलते हैं हम आधार तल, आधार तल या समतोत्तल। जो किसने कही, डटन ने, समतोत्तल। ये आपको ध्यान रखनी है कि आधार तल और समतोत्तल की बात किसने कही, कौन ये बात सब
समतल की बात कहता है। क्लियर हो गया? ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, संतुलन के अनेक सिद्धांत समय समय पे दिए गए, और उस संतुलन के सिद्धांत में हम बात करें तो दोस्तों, हमारा भी भारत में हिमालय रीजन जो है, यहाँ पर भी हिमालय रीजन में कुछ अन्वेषण कार्य किए गए। तो एक व्यक्ति थे जॉर्ज एवरेस्ट ने हमारे भारतीय जो हिमालय है वहाँ पर इन्होंने सर्वे किया। उस समय सर्वे का काम चल रहा था, और ये बात चल रही थी कि भाई वास्तविकता में जो हिमालय है और हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ का जब सर्वे किया जा रहा था, तो सर्वे में बात निकल कर आई कि किस प्रकार से दो स्थानों के बीच की जो दूरी है उनमें डिफरेंस है। और नॉर्मली है कि उनके जो दूरी है उनमें डिफरेंस आएगा। एक मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर हो सकता है, दूसरा 3 किलोमीटर पर होगा, तो डिफरेंस 1 किलोमीटर का आ गया। लेकिन उनमें यदि अंतर, उनके माप में यदि कोई अंतर होता है तो अंतर, कुछ अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और यह यूँ कह लीजिए कि यदि हम दो विधियों के माध्यम से उनका मापन कर रहे हैं, कि दो विधियों के माध्यम से हम उनका मापन कर रहे हैं, उनके अंतर को निकाल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग बराबर बराबर आना चाहिए या ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम उसका अन्य विधियों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, दो अन्य विधियां अलग अलग है, एक ज्यामितीय विधि होती है, खगोलीय विधि होती है, ठीक है। जो ज्यामितीय विधि है, खगोलीय विधियों से हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उन दोनों स्थानों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत अधिक आता है। तो ऐसा आने के पीछे कारण क्या है? ऐसा आने के पीछे कारण क्या है? तो दो स्थान होते हैं, एक कल्याण और एक कल्याणपुर होता है, ठीक है। हिमालय की तलहटी में बसे हुए दो, एक गांव कह सकते हैं, दो स्थान कह सकते हैं, जो हिमालय की तलहटी में बसे हुए हैं और ज़्यादा दूरी इनकी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखें तो इन दोनों के यदि हम मेजरमेंट करते हैं दोनों विधियों के माध्यम से, तो दोनों विधियों के माध्यम से हम मेजरमेंट करते हैं तो इनकी दूरी में बहुत अधिक अंतर आता है। तो फिर उन जो सर्वेयर जनरल हमारे थे, ठीक है, एवरेस्ट महोदय जो सर्वेयर जनरल थे, उन्होंने ये पाया कि वास्तविकता में देखा जाए तो ये अंतर क्यों आ रहा है, इसके पीछे अंतर क्या है। तो बताया गया कि हो सकता है हिमालय जो रीजन पास में था, वो हिमालय रीजन जिस मेजरमेंट के माध्यम से वो मेजरमेंट किया जा रहा था उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। ऐसा कुछ मेजरमेंट उसने दिमाग में लगाया कि शायद हो सकता है ऐसी कोई स्थिति बनती हो जिसके माध्यम से वो परिस्थितियाँ अलग हो रही हो, और यही डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो आप जब पढ़ते हैं बुक के रेफरेंस में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को जरूर पाएंगे, ठीक है। तो ये विसंगतियाँ हमें देखने को मिलती है। दो विधियाँ होती है, एक त्रिभुजीकरण की विधि जो कि ज्यामितीय विधि के रूप में अपनाई जाती है, एक खगोलीय विधि होती है। तो दोनों विधियों के माध्यम से जब हम उसका माप निकालते हैं तो हमें त्रिभुजीकरण की जो विधि है उसका माप अधिक और खगोलीय विधि का माप जो होता है वो हमें कम देखने को मिलता है। और उन दोनों में जो अंतर आता है वो ऑलमोस्ट 5.236 इंच का मिनट का अंतर आता है। तो ये क्यों अंतर आ रहा है, इसका कारण क्या है? ऐसा माना जाता है इसका जो शायद हो सकता है हिमालय उसको अपनी ओर आकर्षित करता हो। तो इसको हम बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जिसको हम ग्रेविटी अनोमली कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे आने का कारण क्या है, ये पता लगाया तो माना गया कि शायद हो सकता है हिमालय अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हो, या वहाँ की भूगर्भीय चट्टानें कुछ इस प्रकार की होगी जो उसको जिसके माध्यम से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके माध्यम से मापन का कार्य किया गया हो, वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। तो हम उसके बारे में 2-5 बातें पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं उसको, ताकि वो आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए समस्थिति के कुछ सिद्धांत, समस्थिति के कुछ सिद्धांत। तो उन सिद्धांतों के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस क्लास में हम जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के तलहटी में जो दो स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर की हम बात करें तो कल्याण और कल्याणपुर में जो स्थान थे उनमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिला, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कल्याण और कल्याणपुर की हम बात करें तो जैसे ऐसे समझ लीजिए आप कि ये हमारा हिमालय है, ठीक है, ये शिवालिक रेंज है, ये हिमालय का रीजन है हमारा, और हमारे हिमालय रीजन में ये हमारी शिवालिक श्रेणी है,
कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। और शिवालिक श्रेणी के जस्ट थोड़ा सा पास में एक स्थान है, इसका नाम है कल्याणपुर, कल्याणपुरा, है ना, कल्याणपुरा या कल्याणपुर एक स्थान है, कल्याण, है ना, ये स्थान तो है कल्याण। और यहाँ से लगभग 603 किलोमीटर पर एक स्थान, दूसरा स्थान है, उसका नाम है कल्याणपुर। ठीक है, दो स्थान है, कल्याण और कल्याणपुर। अब कल्याण और कल्याणपुर का जब हमने सही स्थिति का पता लगाया तो सही स्थिति का पता लगाने में कुछ डिफ़िकल्टीज देखने को मिली, और डिफ़िकल्टीज जो देखने को मिली वो क्या डिफ़िकल्टी थी उसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, ठीक है, जो सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, सर्वेक्षण कार्य दो अलग अलग स्थानों पे चल रहे थे। एक एंडीज के भूभाग में भी सर्वे कार्य चल रहा था, जो दक्षिण अमेरिका का भाग है, वहाँ पर भी सर्वे कार्य कोई दूसरी एजेंसीज कर रही थी, और यहाँ पर भी भू सर्वेक्षण का काम जारी था। किसका काम? भू सर्वेक्षण, यानी जियोडेसी सर्वे, भू सर्वेक्षण जियोडेसी सर्वे यहाँ कार्य कर रहा था, जियोडेसी सर्वे का कार्य चल रहा था। और हमारे यहाँ पर 1854 में, ठीक है, 1854 में जॉर्ज एवरेस्ट ये हमारे जो भू सर्वेक्षण के अधिकारी थे, निर्देशक थे, विभाग के अधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और इनका कार्य चल रहा था गंगा सिंधु के मैदान में, या सिंधु गंगा का मैदान लिख सकते हैं, गंगा सिंधु का जो मैदान है वहाँ इनका सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, वहाँ ये सर्वे कर रहे थे। और ये जो सर्वे कर रहे थे ये दो विधियों के माध्यम से कर रहे थे। एक विधि होती है त्रिभुजीकरण की विधि, त्रिभुजीकरण की विधि, और दूसरी विधि होती है खगोलीय विधि। खगोलीय विधि ट्रायंगल मेथड और एस्ट्रोनॉमिकल मेथड के माध्यम से ये वहाँ उसकी सहायता से वो कार्य कर रहे थे। और उसकी सहायता से कार्य करने पर कुछ हमें अंतर देखने को मिला। और अंतर क्या देखने को मिला? अंतर ये देखने को मिला कि यहाँ त्रिभुजीकरण से 5 डिग्री, अब देखिए 5 डिग्री तो क्या हो गया वहाँ का अंतर। उसके अलावा 23 मिनट 42 सेकंड, 23 मिनट 42 सेकंड और कुछ 294 और आगे का ये कुछ सेकंड्स वगैरह में थी, ठीक है, पॉइंट सेकंड में। और खगोलीय विधि के अनुसार देखें तो खगोलीय विधि के अनुसार भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ 5 डिग्री और 23 मिनट 27.058 ये अंतर मतलब ये इनमें ये डिफरेंस देखने को मिला। और अंतर यदि हम बात करें तो अंतर ऑलमोस्ट कितना आ गया? अंतर लगभग हम देखें तो ऑलमोस्ट 5 मिनट 236 का अंतर आ गया, ठीक है। देखिए 5 डिग्री ये तो अंतर सही है, 23 मिनट का अंतर ये भी ठीक है, लेकिन जो सेकंड्स हैं उन सेकंड्स में कुछ फ़र्क देखने को मिला। और सेकंड्स में फ़र्क क्यों आया, इसका कारण क्या बना? तो इसका कारण ये बना ग्रेविटी अनोमली, जो गुरुत्वाकर्षण जो विसंगति है, गुरुत्वाकर्षण जो विसंगति है वो देखने को मिली। तो यहाँ का एक प्रमुख कारण ये बन गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में यहाँ तक हमने चर्चा कर ली कि समस्थिति क्या होती है और समस्थिति के लिए पहला कार्य क्या किया गया। और यहीं से फिर अन्य लोगों ने अपने अपने मत देना प्रारंभ कर दिए कि जो एवरेस्ट वाले इस भाग में कल्याण और कल्याणपुर जो कि 603 किलोमीटर था, यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा जब ये क्रिया की गई, भू सर्वेक्षण का कार्य किया गया,
तो देखा यह गया कि गंगा और सिंधु के मैदान में त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा यहाँ पर ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर क्यों आ रहा है, इसका कारण ये है कि हिमालय में शायद कुछ ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से, और जो ये विधि थी उस विधि में साहुल पिंड का कार्य किया गया। ध्यान रखना आपको, साहुल पिंड का कार्य किया गया। आप कक्षा 12 में प्लेन टेबल सर्वे करके आते हैं ना दोस्तों, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो एक स्थान जैसे मान लीजिए ये स्थान है कल्याण, और एक स्थान ये है मान लीजिए कल्याणपुर। अब यहाँ पर साहुल पिंड लटकाया गया और यहाँ पर भी साहुल पिंड लटकाया गया। अब इन दोनों की दूरी कितनी है, 603 किलोमीटर। इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी है, 603 किलोमीटर। तो उसी हिसाब से साहुल पिंड का जो डिस्टेंस है या उनका जो कोण है वो उतना आना चाहिए। लेकिन कहा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हिमालय की तरफ आकर्षित हो रहा था, मतलब वो इधर ना झुककर, मतलब सीधा ना झुककर वो हल्का सा इधर तिरछे की तरफ झुकाई दे रहा था। इसलिए इनके मध्य जो एंगल क्रिएट हो रहा था वो एंगल सही क्रिएट ना होकर वो 5 मिनट का उसमें डिफरेंस देखने को, 5 सेकंड का डिफरेंस उसमें देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए फिर लोगों के दिमाग में बात आई ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके नज़दीक आप देखें, कल्याण के नज़दीक आप देखें शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी मतलब हिमालय का भूभाग है, और इसका मतलब कारण क्या बना कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण विसंगति आ रही होगी। ये गुरुत्वाकर्षण विसंगति जो है ये आ रही होगी, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के एक्टिव हमें ये जो प्रमाण देखने को मिले, वो प्रमाण ये देखने को मिले कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ये कमी रही हो, ठीक है। तो ये एक रीज़न रहा, विशेषकर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हिमालय का रीज़न था, ठीक है। ये कौन सा रीज़न था, हिमालय का। ये हमारा हिमालय भाग है, और हिमालय की यह पर्वत श्रेणी, इसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्लियर, समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर अन्य हमारे एरी और प्राट और इनके जो मत हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए।